हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना वर्कशीट नंबर 7 मैथमेटिक्स की है बेटा, 7th क्लास के लिए। ठीक है, 15 तारीख की है बेटा। ये आपकी थर्सडे की वर्कशीट है जो आज दो आई हैं, एक मैथ की आई है और एक आपकी हिंदी की आई है। ठीक है, हिंदी की अपलोड हो चुकी है बेटा, वहाँ से चेक कर लेना। ये आपकी मैथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स का ही पढ़ रहे हैं आज भी चैप्टर। एक वर्कशीट इसकी हो चुकी है। और बेटा आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर कर दिया करो। आप नहीं करते हो, इस वजह से आपको ना तो नोटिफिकेशन मिल पाता है और ना ही और बच्चों के पास तक जा पाती है। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। ओके, नेक्स्ट बेटा लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। ठीक है, तो बेटा देखो लेटर एक्स होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है इस तरीके का, इफ़ वी एक्सटेंड दीज लाइन सेगमेंट देन दे नोन एज लाइंस। ठीक है, अब ये एक तरीके की लाइन सेगमेंट है जिनके एंड पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें, मतलब कि खींच दें, ठीक है, चारों तरफ दिशाओं में, तो ये क्या आप क्या फाइंड करोगे? यू फाइंड दैट दीज टू लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट। तो ये दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, इस वाले पर। ठीक है, सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इन लाइंस को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा ये क्या है? लेट अस ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ योर रूम, यू विल फाइंड एंगल बिटवीन वॉल एंड फ्लोर। ठीक है, तो बेटा अगर आप अपने घर की दीवार और फर्श को देखते हो तो उनके बीच में आपको एक एंगल दिखाई देता है। ठीक है, और वो एंगल कितने का होता है? अगर मेजर करोगे तो वो 90 डिग्री का होता है। हैंस वी कैन से डैट इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो बेटा देखो, दीवार और फर्श के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंबवत बोला जाता है, मतलब बिल्कुल सीधे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लंबवत खड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? डू यू ऑब्जर्व द लाइन्स ऑफ ए पेज ऑफ योर नोटबुक। तो आपने कभी अपनी नोटबुक के पेज ऑब्जर्व किए हैं बेटा? वो किस तरीके के होते हैं? कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एट डिफरेंट पोजिशन। और आप इन दो लाइन्स की बेटा डिस्टेंस को मेजर करके करने की कोशिश करो डिफरेंट पॉइंट से, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि डिस्टेंस इज सेम एट एवरी पोजीशन। तो हर पोजीशन पर जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब सेम का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन इसी तरीके से चलती जाएंगी, आप कितना भी लेते जाओ, ये कभी भी किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, हैंस वी कैन से दीज लाइन्स विल नेवर मीट ईच अदर एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन्स। तो आपने 3 तरीके की लाइन्स पढ़ी बेटा, देखो कौन कौन सी पढ़ी? एक पढ़ी आपने जो इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक पॉइंट पर मिलती है, तो ये बोली जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और एक पढ़ी आपने परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं परपेंडिकुलर, कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। अगर वो इस तरीके से कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। और अगर दो लाइंस ऐसी हैं बिल्कुल पैरेलल, वो एक दूसरे को कट नहीं करती कहीं पर भी, तो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो, इफ़ ए लाइन फॉल्स ऑन दी टू लाइन्स देन इट कट बोथ दी लाइन्स एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, अगर कोई लाइन क्या करती है बेटा, एक दूसरे पर फॉल करती हैं। इफ़ ए लाइन फॉल ऑन दी टू लाइन्स, ठीक है, तो दो लाइनों के ऊपर पड़ती है। मान लो ये दो लाइन्स है, ठीक है, इनके ऊपर एक तीसरी लाइन इस तरीके से मतलब कि पड़ती है या कट करती है, तो बोथ दी लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये क्या करेगी? दोनों लाइन को एक अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, सच लाइन इज नोन एज द ट्रांसवर्सन लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्स लाइन। ओके, या ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। जैसे ये देखो डायग्राम में दिखाया कि दो लाइन्स है ये नीचे, और इनके ऊपर क्या है, एक लाइन इस तरीके से पड़ी है, जैसे आपने दो लकड़ियाँ रख दी उसके ऊपर एक और रख दी। ठीक है, जैसे सीढ़ी में होती है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो आपको ये लाइंस के नाम याद रखने हैं। आपने 4 तरीके की पढ़ी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब बेटा ऑब्जर्व क्या क्या? ऑब्जर्व इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड योर सराउंडिंग। मतलब कि आपको अपनी सराउंडिंग में इस तरीके की ऑब्जर्व करनी है। तो बेटा देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन आप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हो? जो आपके लैडर्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पर होती हैं, या फिर आपकी घरों की दीवारों में परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर कोई मेज होती है, तो मेज के ये दोनों कॉर्नर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आसपास इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को, जैसे नोटबुक के अंदर ये बिल्कुल सीधी लाइंस होती हैं पैरेलल। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो, ऑब्जर्व द शेप्स इन फॉलोइंग फिगर वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको ये ऑब्जर्व करनी है, जो फिगर्स नीचे दी गई हैं इनमें क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि क्या करती है? लाइंस को कट करती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है पैरेलल लाइंस को।
ठीक है, वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रही है जब पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो ये तो कैसे बना रही है बेटा, देखो कि इन एफ शेप एंगल फॉर्म आर इक्वल एंड कॉल्ड कोरस्पोंडिंग एंगल। तो जो एफ शेप होती है इस वाले में जो एंगल बनेगा बेटा इस लाइन के काटने की वजह से इस लाइन के साथ, तो ये एफ फिगर बनी ना, इस एफ फिगर के अंदर जो ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, आप याद रखो इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। मतलब कि इस साइड है तो इसके इस साइड ही आपको मूव करना है। ठीक है, और ऐसे ही बेटा जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये इस दिशा की तरफ, ये इसके बराबर होगा। ओके, ध्यान दो बेटा एक बार और फिर से कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले के बराबर होगा और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और इनको बोला जाता है कोरस्पोंडिंग एंगल। कैसे बराबर होगा बेटा? मतलब कि जितनी इसका, मान लो ये 4 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कितने का होगा? ये भी 4 डिग्री का ही होगा। ये मतलब है बराबर का। ओके, और अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट बेटा देखो जेड शेप है, ऐसे ही यहाँ पर एफ शेप में दिखाया है, इस साइड भी ऐसे ही हो सकता है। ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जेड शेप के अंदर देखो ये जो जेड शेप दिखाई गई है इसके अंदर जो ये वाला एंगल है बेटा, ये एंगल इसके बराबर होएगा। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तब ऐसा हो सकता है कि जो ये वाला इस साइड का जो एंगल है वो इस साइड के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मान लो ये 4 डिग्री है तो ये भी 4 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका नाम है ऑल्टरनेटिव एंगल। अब बेटा देखो, ऑल्सो इन एफ शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। अब इसका क्या मतलब है बेटा कि जो ये एफ शेप है इसमें सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके सेम साइड मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं। तो जो ये एंगल होगा बेटा और ये एंगल होगा, इन दोनों का अगर हम योग निकालेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों के एंगल को, तो ये 180 डिग्री होगा। मतलब कैसे? अगर ऊपर वाला मान लो कितना है, 120 डिग्री का है, तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये वाला 60 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम क्या बनेगा? 180 बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तो कोरस्पोंडिंग होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, इसकी और इसकी, तो ये दोनों का योग 180 होता है और इनको इंटीरियर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस होती हैं जो, देखो बेटा ये जो दो लाइंस हैं इन दोनों के अंदर वाले कौन है ये, ठीक है, और इस लाइन के एक साइड वाले, इस लाइन के तो एक साइड के और इन दो लाइन के अंदर, इसलिए बोला है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, अब द एंगल इन द जेड शेप इज नोन एज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? इंटीरियर माने तो होता है अंदर वाला, और ऑल्टरनेट मतलब जैसे कि एक यहाँ पर है फिर एक इसका उल्टा इस साइड पर है, ऑल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि साथ में यही वाला है, इसका अपोजिट। ठीक है, तो एक ये और इंटीरियर है, ये दो लाइंस ये होती हैं, इनके इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड पर है, तो इसलिए कि ये क्या है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अब नेक्स्ट है बेटा, ऑल्सो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। और अगर बेटा ये क्या हो कि क्या नाम है, जब पैरेलल लाइन होती हैं तो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल, मान लो अगर ये लाइन इस तरीके से है, ठीक है, अब ये लाइन काट रही है तो ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल पकड़ पर बेटा ये एक जैसे इक्वल नहीं होते क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन होंगी तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि एंगल्स इन एक्स शेप इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो बेटा ये एक्स शेप दी गई है इसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर। और ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। ये वाला जो है ये इस वाले के इक्वल होगा और जो ये वाला बनेगा ये इस वाले के इक्वल होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट है, मतलब शीर्ष एक दूसरे के सिर पर है, ये समझ लो। ये नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये याद रखना है। आपने कितने एंगल याद करे बेटा? आपने एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल याद किए, एक ऑल्टरनेटिव एंगल याद किए इंटीरियर, ठीक है, और एक क्या याद किए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 तरीके के एंगल याद किए और एक और याद किया कि जो अंदर के कोण होते हैं ये दोनों आपस में क्या होता है? इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर बेटा कुछ क्वेश्चंस है, चलो वो कर लेते हैं। अब बेटा देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन दी फिगर, आपको ये फिगर दे रखी है जिसमें दो क्या है? पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट कर रही है। ठीक है, तो अब आपको एंगल्स पूछे गए हैं जो जो इसमें बनेंगे। ठीक है,
तो बेटा पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? तो देखो एक तो ये वाला, ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से जो नीचे वाला होगा एज इट इज़, ये दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, ठीक है, मतलब जितना इसका वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही बेटा देखो इस साइड वाला ये एंगल और इस साइड वाला ये वाला एंगल, ठीक है, 8 और 4 ये दोनों भी क्या होंगे? कोरस्पॉन्डेंस एंगल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके? इस एंगल के इक्वल होगा, ओके। और ऐसे ही इस साइड वाला ये एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग। जो देखो एक ही साइड इनका मुंह खुला हुआ है तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको इनको ऐसे लिख देना है 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8 और 3 and 7 कोरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से है बेटा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जैसे दो लाइन कट करती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके बीच में जो कोण बनते हैं तो ये वाले इस रेखा के साइड में जो दो बने हैं और ये, ठीक है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। कैसे बेटा? आप देखो कौन कौन से हो गए, इधर ये 3 है इधर 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। और ये दो इस साइड फेस कर रखा है इसने और एक ने इस साइड फेस कर रखा है, तो मतलब ये क्या एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। इसने इस साइड फेस कर रखा है, इसने इस साइड, तो दोनों ने अपोजिट फेस कर रखा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गई है। ऐसे 4 एंगल हैं, एक इधर है, ठीक है, और एक ये रहा पेयर, ये और ये, तो ये सारे वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि दी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो कौन सा है बेटा? 3, 5। 3, 5 कैसे है? और 2, 8 ये इंटीरियर एंगल है। कैसे बेटा? इंटीरियर एंगल कौन से हैं? जो ये दो लाइन है इनके अंदर जो एंगल्स बने हैं और एक ही साइड पर, तो एक साइड पर इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन सा कोण बना? एक ये बना और एक कौन सा बना? ये वाला। इन दो रेखाओं के अंदर कौन सा कोण है? ये अंदर। तो इन दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बने हैं ये एक ही साइड पर, ठीक है, इस साइड के जो दोनों होंगे और ये दोनों, इन दोनों का योग तो 180 होगा और इन दोनों का करेंगे तो भी 180। तो दो ऐसे पेयर हैं जिनको क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 और 5 हो गया, 2 और 8 हो गया, ठीक है। तो 2 और 8 कौन से हो गए? सॉरी बेटा, वो मैंने आपको इंटीरियर एंगल बताया है, ये आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देखो 2 और 8 मतलब एक रेखा है, ये वाली लाइन है इसके अपोजिट, ये और इसके इस साइड पर, एक तो इस साइड पर है उस रेखा के और एक इस साइड पर है, ये क्या ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। 3 और 5 ये 3 वाला ये रहा इसके इस साइड और ये इस साइड है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो दो पेयर है ऑल्टरनेट के। जो मैं पहले बता रही थी बेटा वो है इंटीरियर, ये वाले वो मैं बता रही थी सम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये खाली इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जो मैंने इंटीरियर एंगल बताए थे आपको पहले, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेट की बात करेंगे तो क्या होगा? ये जो रेखा है ये क्या कर रही है? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो ये वाला जो एंगल बनता है इस रेखा के और इस साइड पर जो एंगल बनता है इस रेखा के, ये दोनों क्या होते हैं? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं। मतलब इस रेखा के अपोजिट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप इस तरीके से लिख दोगे जो मैंने लिखा हुआ है, इन दी फिगर P पैरेलल टू Q। तो P जो है वो पैरेलल है Q के, ओके। फाइंड ऑल दी अननोन एंगल्स नॉर्मली ABC, नेमली ABCDEF। तो आपको बेटा देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी गई हैं, इसको एक लाइन काट रही है तो इनकी वजह से कुछ एंगल्स बने हैं यहाँ पर। तो आप जिनके नेमिंग दे रखी है ABCDEF, तो आपको इनको बताना है कि कितने होंगे, और एक एंगल आपको दे दिया कि 125 डिग्री का है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बेटा? आपको एक एंगल पता है, उसी से आप सारे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बेटा आपको आकृति दी हुई है यहाँ पर ये वाली, इसमें आपको ये सभी जो एंगल पूछे गए हैं जिनका मान नहीं बता रखा, इनका सबका आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे बेटा? तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता रही थी पर ये आपको समझ नहीं आएगा, बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे तो आप जो आपने अभी 3 कोण पढ़े उन्हीं के बेसिस पर निकालो, ठीक है। तो पहले क्या देखोगे? अब यहाँ पर आपको क्या पता है? आपको एक ऐसा ढूंढना है, ये क्या है बेटा? 125। आपको ये वाला कोण पता है, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का कोण है ना। अब इसी के संगत में दूसरा कोण ये वाला भी है, तो जितना ये है उतना ये हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? C की वैल्यू कितनी हो गई? 125 हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि संगत कोण, वो मैं बताऊंगी लिखने का तरीका, पहले आप समझ लो। तो ये 125 का हो गया अब, ठीक है।
अब ये 125 का हो गया बेटा, तो ये देखो इन दोनों के शीर्ष आपस में जुड़े हुए हैं, तो ए कितने का हो गया, 125 का हो गया, ये भी शीर्ष जुड़ गया। तो अब ए 125 का हो गया बेटा, तो तुम ये देखो ये वाला जो कोण है, इसी तरीके से ये वाला भी कोण है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ना ये वाला भी कोण, तो ये वाला भी इतने का हो जाएगा, पर ये हमसे पूछा नहीं है। तो आप और क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, अब हमने लिखने का तरीका देखो, सी हमने निकाल लिया था क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल था वो, इसलिए 125 हो गया। फिर सी के बराबर ए था क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख था। बेटा इंग्लिश वाले ये वाला लिखना, हिंदी वाले इस तरीके से लिखना। अब बेटा सी और एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। कैसे आएगा बेटा, अब ये देखो सी और एफ को जोड़ते हैं तो ये रहा सी और ये रहा एफ। अब बेटा देखो ये सी और एफ 180 कैसे हुए, इन दोनों का योग। ये देखो क्या एक तिर्यक द्वारा रेखा से काटी गई ये दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के बीच में ये दो कोण है, अंत्य हो गए। तो अंत्य कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए सी और सी का मान हमें पता है 125 है, तो क्या करेंगे सी और एफ 180 होता है, तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 में से 125 घटाकर जो हमारी क्या आ जाएगी, 55। और ये मैंने कॉर्नर में लिखे हुए हैं कि बेटा ये 180 क्यों है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड इज 180 है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। हिंदी में लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू आ गई बेटा 55, तो यहाँ पर देखो अब एफ ये रहा, इसकी 55 आ गई। अब तुम एक देख रहे हो ये क्या है, ये एफ कोण है। अब इसी के शीर्ष में क्या ई कोण है, तो ई भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ई भी आ गया अब हमारा। अब बेटा ये देखो ई हमारा 55 आ गया, ठीक है। क्यों आया, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, दोनों के वर्टेक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब बेटा देखो ई ये है तो इसका मुंह इधर है, सेम टू सेम डी का भी मुंह इधर है, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ई 55 है तो डी कितना होगा, डी भी 55 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गए, कोरस्पोंडेंस एंगल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया और ये भी आ गया और बी भी आ गया। बी क्यों आ गया बेटा, देखो क्यों, क्योंकि हमने ए निकाल लिया। ए कैसे निकाला, डी कैसे निकाला, डी 55 आया बेटा। अब डी 55 है तो ये देखो ये इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है। अब इन दोनों के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बी और डी क्या होंगे, बराबर। तो बी भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब बेटा इसको ये देखो लिखोगे कैसे, तो ये आपका लिखने का तरीका हमने यहाँ तक समझ लिया था। एफ की वैल्यू आ गई थी। अब एफ ई के बराबर है, इसलिए क्या आ गया 55, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, इसलिए हमने लिख दिए। यहाँ से ई की वैल्यू आ गई। अब ई क्या था बेटा, डी के कोरस्पोंडेंस था, ठीक है। मतलब ई ऐसे था और ऐसे ही डी था, यहाँ पर नीचे इस लाइन के यहाँ ई था, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी भी हमारा 55 आ गया, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। सॉरी कोरस्पोंडेंस एंगल थे, इसलिए डी 55 आ गया। अब डी के क्या था, वर्टिकली अपोजिट बी था, तो जितना डी होगा उतना ही बी हो गया। क्यों हो गया वो हमने यहाँ लिख दिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना बेटा, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 55 आ गई। अब बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे। एक कोण तो ये बन गया, एक ये वाला और एक ये और एक ये, तो कितने बने, 4 कोण बने, 2 3 4। तो आप क्या लिख दोगे, 4, ठीक है। ऐसे ही बेटा इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मैनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म। तो कितने एंगल बनेंगे, अभी समझाया मैंने, तो आप क्या लिखोगे, 4 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।